सब बढ़िया। आज अपन पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि पिलर्स कौन कौन से थे, जिसमें था इक्वेलिटी, मतलब पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इक्वेलिटी था, सस्टेनेबिलिटी था, प्रोडक्टिविटी था, एम्पावरमेंट था। अब इसमें पढ़ेंगे अपन अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट में अप्रोचेस कौन कौन सी है। कि मान लो कोई सा भी कंसेप्ट होता है तो सब अपनी अपने देते हैं ना कि किसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की अपनी बुक में 4 अप्रोचेस दे रखी है, और 4 अप्रोचेस है कौन कौन सी। सबसे पहली अप्रोच अपनी इनकम अप्रोच, जो सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है, ठीक है जी। उसके बाद आएगी अपनी वेलफेयर अप्रोच, उसके बाद आएगी अपनी बेसिक नीड अप्रोच, और चौथी आएगी अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच। अब थोड़ा इसको ओवरव्यू दे दूं कि देखो, जो अपनी इनकम अप्रोच है सबसे पुरानी अप्रोच है। इसमें ऐसा होता है ना कि देखो, जितना पैसा उतना डेवलप्ड, और जितना डेवलप उतना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब अगर बोलते हैं ना पैसा है तो पावर है, वही काम है इसमें। वेलफेयर अप्रोच में होता है कि वेलफेयर सेक्टर पे गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करे, कि वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ बढ़िया करे, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़िया करे, सोशल और सिविक कम्युनिटीज़ बढ़िया करे, मतलब रहन सहन लिविंग स्टैंडर्ड हाई करे। और तीसरा आता है अपना बेसिक नीड अप्रोच। इसको इंट्रोड्यूस करा था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। अब इसमें क्या होता है कि ये डिमांड करता है कि सबके पास एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, फूड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, और हाउस होना चाहिए, और सैनिटेशन होना चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद आता है अपने पास कैपेबिलिटी अप्रोच। इसको इंट्रोड्यूस करा था अमर्त्य सेन ने। ये बोलती है कि अगर किसी भी कंट्री को अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा स्कोर करना है ना, अपने आप को टॉप पे लाना है, तो उन्हें 3 चीज़ों में इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? वो 3 है अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़, और एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब मैंने मोटा मोटा बता दिया, अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ये इससे, ठीक है जी। ये इधर पढ़ लेते हैं कि अपन देयर आर मैनी वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट अप्रोचेज आर इनकम अप्रोच, और अपनी वेलफेयर अप्रोच, मिनिमम नीड अप्रोच, और कैपेबिलिटी अप्रोच। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं इनकम अप्रोच। मैंने बताया था ओल्डेस्ट है सबसे ज़्यादा। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच। ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज बीइंग लिंक्ड टू इनकम। दिस आइडिया इज डैट लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ फ्रीडम। पैसा है तो पावर है, पावर है तो अपन ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है जी। ऑफ एन इंडिविजुअल इंजॉय हायर द लेवल इनकम, हायर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। लेकिन फिर बाद में अपन को मालूम पड़ा कि पहले के ज़माने में अपन ये करते थे कि जो कंट्री अमीर है वो ज़्यादा, मतलब वो उसका लिविंग स्टैंडर्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी हाई है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो कंट्री अमीर तो है, लेकिन वहाँ पे जो पैसा है ना, इनकम, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि मान लो एक कंट्री में 100 जने रहते हैं, एक कंट्री में 100 जने रहते हैं। अब लेकिन वो कंट्री अमीर है, दुनिया की सबसे अमीर कंट्री हो, लेकिन वो 100 के 100 लोग अमीर नहीं, उसमें सिर्फ 1-2 जने अमीर हो, चक्कर में पूरी की पूरी कंट्री अमीर हो रखी है, ठीक है। तो समझे। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच ये होती है कि ये मतलब ऐसा है, इसका देखो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि ये अप्रोच ये आर्ग्यू करती है कि गवर्नमेंट है होल सोल रिस्पॉन्सिबल कंट्री के लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या लो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट और हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कैसे? अगर वो ज़्यादा इकोनॉमिक, मतलब वो एजुकेशन पे खर्चा करेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे खर्चा करेगी, सोशल सिविल एमिनिटीज़ पे खर्चा करेगी, दिखती बात है अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई होगा। और गवर्नमेंट कुछ भी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेगी तो उसका होल सोल बेनिफिशियर या टारगेट कौन होगा? अपन ह्यूमन बींग। मान लो कि गवर्नमेंट ने कुछ भी एक डेवलपमेंट स्कीम लाई, तो इसका मेन टारगेट कौन होगा? इसका मेन बेनिफिशियर कौन होगा? मेन बेनिफिशियर अपन लोग होंगे, ठीक है जी। मतलब मेन टारगेट कौन है? मेन टारगेट अपन है इसमें, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग गंदी है, ड्राइंग तो मेरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यार अभी माउस से करना पड़ रहा है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, है ना। द अप्रोच लुक एट ह्यूमन बीइंग एज अ बेनिफिशियर और टारगेट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, बताया मैंने। दिस अप्रोच आर्ग्यू, मतलब अपील करती है हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल, सेकेंडरी एमिनिटीज। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर, ठीक है। समझ गए कि गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। अब मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को HDI बोलूँगा, ठीक है। यार बहुत बड़ा पड़ता है। कैसे? ज़्यादा खर्चा करो एजुकेशन पे, हेल्थ फैसिलिटीज और इन सारी चीज़ों पर।
और अब अपनी तीसरी अप्रोच है बेसिक नीड अप्रोच। इसको इंट्रोड्यूस किसने करा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस करा था। और ये डिमांड करती कि ये 6 चीज़ों की डिमांड करती है: हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, हाउसिंग, सैनिटेशन। इसे याद कैसे करना है? अपन ने पढ़ा था ना कि की रिसोर्सेज क्या है किसी भी अपन को कंट्री को HDI में हाई करना है, तो एजुकेशन, हेल्थ और एक्सेस टू रिसोर्स। तो एजुकेशन, हेल्थ लिया। और अपन बोलते हैं ना खाना पीना, जैसे अपन बोलते हैं कि कोई खाना पीना तो भूख लगती है, तो खाना पीने का फूड और वाटर हो गया। और हाउसिंग और सैनिटेशन को ऐसे याद कर लो, अगर घर है तो वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ तो होगी। हो गया जी अपना बेसिक नीड अप्रोच भी। अब कैपेबिलिटी अप्रोच इंट्रोड्यूस किसने करी? अमृता सेन ने। इसने क्या डिमांड करी कि किसी भी कंट्री को अगर अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हाई करना है तो 3 चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कौन सी 3 चीज़ें? एजुकेशन, हेल्थ और एक्सेस टू रिसोर्सेज। This approach is associated with Professor Amritya Sen. Building human capabilities in the area of health, education, access to resources is the key increasing human development. ठीक है जी, अब अपन पढ़ेंगे मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट की ह्यूमन डेवलपमेंट को अपन मेजर कैसे करते हैं। जो HDI है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो हर कंट्री को रैंक करता है किस बेसिस पे कि उसका एजुकेशन में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में और एक्सेस टू रिसोर्सेज में स्कोर कितना है। और ये एजुकेशन और ये तीनों चीज़ों को 1/3 वेटेज दिया हुआ है। तो इन सबको प्लस करके एक रैंक स्कोर निकलता है, उस हिसाब से कंट्री को रैंक करा जाता है। कि अब एक्सेस टू हेल्थ को कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी कंट्री की हेल्थ कैसी है? देखो, इंडिकेटर चूज टू एक्सेस टू हेल्थ इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। कि किसी भी कंट्री की अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ज़्यादा है, तो उससे अपन को क्या मालूम पड़ता है कि लोग ज़्यादा उम्र तक जी पाएंगे। अगर ज़्यादा उम्र तक लोग जी पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़िया। और क्यों बढ़िया है? क्योंकि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज भी बढ़िया है। अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट पीपल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दी लाइफ। और अपन को एजुकेशन के बारे में कैसे मालूम पड़ेगी वहाँ की एजुकेशन कैसी है? उसके 2 रीज़न है जिससे मालूम पड़ेगा, मतलब 2 बेसिस है। एक तो अपनी ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो कि कितने बच्चे स्कूल में जाके इनरोल हो रहे हैं, और एक अपनी अडल्ट लिटरेसी रेट कि नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल टू रीड, राइट एंड डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, द अडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो रिप्रेजेंट द एक्सेस टू नॉलेज। कैसे? नंबर ऑफ अडल्ट हु आर एबल टू रीड, राइट एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन enroll in school show how easy or difficult to access knowledge in a particular country। अब देखो कि लिटरेसी रेट की परसेंटेज और ग्रोथ एनरोलमेंट रेट की परसेंटेज देख के अपन बता सकते हैं कि किसी भी कंट्री में किसी भी स्टूडेंट के लिए, व्यक्ति के लिए एजुकेशन लेना कितना आसान और कितना मुश्किल है। और एक्सेस टू रिसोर्सेज का कैसे मालूम पड़ेगा अपन को? इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर इन US डॉलर। अब देखो सबका सभी पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो याद करने में काफ़ी जोर आता है ना, मतलब रिवाइज करने में। तो ऐसा लिख के रखा हुआ, एक्सेस टू हेल्थ इज इक्वल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सेस टू नॉलेज इज इक्वल टू अडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, और रिसोर्सेज का इन टर्म ऑफ परचेसिंग पावर इन US डॉलर। अभी जो तीनों मतलब ये फैक्टर है ना, इन सबको 1/3 अपन ने वेटेज दे रखा है। और किसी 1/3 वेटेज दे रखा है, मान लो कि कोई सी भी कंट्री ए है तो उसे पहले वाले में 1/3 में से कुछ उसे परसेंट मिला, कुछ इसमें मिला, तो इन सबको प्लस करके उसकी रैंक आएगी और स्कोर आएगा, और स्कोर के हिसाब से रैंक मिल जाएगी। सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है 0.983 और लोएस्ट होता है 263। अब ये जो HDI अपन निकालते क्यों हैं कि मतलब ये बताता क्या है? ये HDI अपन को बताता है कि अपन ने क्या क्या अचीव करा है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज और इन सब के अंदर। इट रिफ्लेक्ट व्हाट हैव बीन अचीव्ड इन द की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। की एरिया कौन से? अपने एजुकेशन के अंदर अपन ने क्या अचीव करा है, हेल्थ में अपन ने क्या अचीव करा, और एक्सेस टू रिसोर्सेज। और इसी के अंदर जो शॉर्टफॉल होता है कि कमियां होती है, उसे अपन उसको रिफ्लेक्ट करता है दूसरे इंडेक्स, और से बोलते हैं अपन ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस इंडेक्स मेजर द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब उसमें क्या क्या कमियां रह गई, जैसे कि 40 साल तक मतलब लोग ज़्यादा उम्र तक जी नहीं पा रहे, वहाँ पे साफ पानी नहीं पीने का, वहाँ पे लोग माल न्यूट्रिशन है, मतलब अंडर नरिश्ड है ना ये। और ये नॉन इनकम मेजर है, पेपर में पूछ सकते हैं। हाँ, इट इज़ ए नॉन इनकम मेजर। एक सेकेंड, हाँ, इट इज़ ए नॉन इनकम मेजर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40
द अडल्ट लिटरेसी रेट, द नंबर ऑफ पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, और जितने भी लोग अंडरवेट है, ये सब बताते हैं शॉर्टफॉल ह्यूमन डेवलपमेंट का। अब अपन पढ़ेंगे कि ये जो एचडी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट है कब से पब्लिश हो रही है। इसे पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी पब्लिश करता है, 1990 से पब्लिश कर रहा है, पब्लिश करना चालू करा है ना। सिंस 1990 द यूएनडीपी has been publishing human development report every year. This report provide a rank wise list of all member countries according to their level of human development। ठीक है जी। और यूएनडीपी कौन कौन से मेजर्स मतलब ये किस किस बेसिस पे रैंक करता है? एक तो अपना ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और एक अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब एचडीआई और एचपीआई, और एक अपना तीसरा और होता है पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स। पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स ये मेजर करता है, कंट्रीज को लिस्ट करता है कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा करप्ट है। ठीक है जी। अपन पढ़ेंगे अपन अपना इंटरनेशनल कंपेरिजन। अब हाँ, उससे पहले एक और कि जीएनएच, तो मतलब तुम्हें थोड़ा ऐसा लगेगा कि भूटान एक पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसी कंट्री जो ये भी उसका मतलब परसेंटेज निकालता है कि उसके लोग कितने खुश हैं। मतलब गवर्नमेंट एक ये भी सर्वे करती है कि वहाँ के मतलब लोग कितने खुश हैं। Bhutan is the only country in the world to officially proclaim the gross national happiness as measure of the country progress। अब ये जीएनएच निकालते क्यों है? क्योंकि ये इंकरेज करती है स्पिरिचुअल, नॉन मटीरियल और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब स्पिरिचुअल सोचना, स्पिरिचुअल मतलब थोड़ा धार्मिक, नॉन मटीरियल मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पैसों के पीछे मतलब ऐसे पागल टाइप हो जाता है ना, तो मतलब थोड़ा याद कर लेना, कुछ ज़्यादा इसमें समझने का नहीं है। क्या इंक्रीज करता है? स्पिरिचुअल, नॉन मटेरियल और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब क्या पढ़ना है अपन को? इंटरनेशनल कंपैरिजन। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई में अपनी कंट्री की स्कोर है 0.624 और रैंक है अपनी 130। अब देखो कि कई मतलब ये लोगों में मिथ होता है कि अगर बड़ी कंट्री होगी तो ज़्यादा डेवलप्ड होगी और छोटी होगी तो कम डेवलप होगी। अगर कोई कंट्री अमीर है तो ज़्यादा डेवलप होगी और कम पैसे वाली है तो क्या बोलते हैं कम डेवलप्ड होगी। अब इसका मैं तुम्हें मिथ अभी के अभी सॉल्व कर देता हूँ। इंडिया बड़ी है साइज में भी और इकोनॉमी भी, किससे मतलब बड़ी है ना, लेकिन तो भी श्रीलंका है वो अपन से साइज में भी छोटी है और इकोनॉमी भी छोटी है, तो भी वो अपन से काफ़ी हाई रैंक करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ये वाला मिथ अपना क्लियर कि क्या नाम है, बड़ी होगी तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा होगा और पैसे वाली होगी तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा होगा। भाई कंट्री चाहे कितनी डेवलप कितनी पैसे वाली हो, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तभी ज़्यादा होगा वहाँ की गवर्नमेंट जब वहाँ पे एजुकेशन पे, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे और एक्सेस टू रिसोर्स पे खर्चा करेगी। अगर कितनी कंट्री अमीर है इन पर खर्चा नहीं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा कर ही नहीं सकती। और जब तुम इंडिया का एग्जांपल ले लो, पंजाब और गुजरात रिलेटिवली केरला से अमीर है, लेकिन केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूरी की पूरी 29 स्टेट में सबसे ज़्यादा है, 28 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी। अब जरा अपन इसमें पढ़ लेते हैं। देखो साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम, मतलब इनकम लेवल को पर कैपिटा इनकम ही है, आर ऑफन डायरेक्टली रिलेटेड इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑफन स्मॉलर कंट्रीज, मैंने बताया जैसे श्रीलंका ने अच्छा करा, हैव डन बेटर देन लार्जर वन इन ह्यूमन डेवलपमेंट। Similarly, relatively poor nation have been ranked higher than richer neighbor। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे बताया था श्रीलंका हो गया, ट्रिनिडाद हो गया, टोबैगो, इनका इंडिया से ज़्यादा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्योंकि इन्होंने ज़्यादा खर्चा करा है एजुकेशन पे, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे और एक्सेस टू रिसोर्सेज के। और अपने इंडिया का एग्जांपल ले लो तो पंजाब और गुजरात का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है केरला से, तो भी केरला का क्या नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा है। अब कंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एचडीआई स्कोर, कि जितना भी स्कोर होता है ना, मतलब उनका कितना स्कोर, उस पर 4 प्रकार से डिवाइड होती है कंट्री। वेरी हाई, मीडियम, लो। अपनी बुक में हाई, मीडियम और लो दे रखा है। अब ये तुम पढ़ लेना, देखो वेरी हाई का कितने से भी मतलब जैसे अगर 800 से ज़्यादा है तो वेरी हाई है, 701 से 700 मतलब 799 के बीच में तो हाई है, और 550 से 700 तक है तो वो मीडियम है, और 0.549 से कम है तो लो है। वेरी हाई में 51 है, हाई में 55 है, मीडियम में 41 है और लो में 41 कंट्रीज है। और बुक में अपन को सिर्फ हाई, मीडियम और लो दे रखा है।
अब देखो मैं बुक में भी दिया हुआ है, बुक से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स बना रखे हैं उसके, तो उधर से बताता हूँ मैं तुम्हें। एक बार 1 सेकेंड, ये बंद हो गया, बल गया यार, जस्ट वंस। अरे यार ऑलवेज आ गया। बुक से भी पढ़ा दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे नोट्स से पढ़ लो तुम। तो कहाँ गया वो पन्ना? हाँ, अब देखो हाई का क्या है, देखो टू द पॉइंट है ये, समझना पहले, मैं तुम्हें बताता हूँ फिर कैसे याद करना वो बताता हूँ। ये इधर भी लिखा हुआ था कि हाई में कितनी कंट्रीज है, 55 कंट्रीज है। अभी कंट्रीज देखो, दूसरा पॉइंट तुम्हें याद कैसे करना है वो उसकी ट्रिक बताता हूँ मैं तुम्हें। तुमसे लिखने को आया कि तुम कंट्रीज को क्लासीफाइड करो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, तो कितने आएंगे? हाई आएगा, मीडियम आएगा, लो आएगा। तो सबसे पहले लिखो कि हाई के अंदर 51 कंट्रीज है। अब दूसरा पॉइंट तुम ऐसे रिलेट करो कि वो कंट्रीज है, अब 51 कंट्रीज है, अब वो कंट्रीज है कहाँ पर? मोस्टली लोकेटेड इन यूरोप एंड रिप्रेजेंट इंडस्ट्रियल एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। यूरोपियन कंट्री है तो वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भयंकर है, ठीक है। और जितनी भी अपनी वेस्टर्न मतलब ये वेस्टर्न कंट्रीज थी, ये सारी की सारी इंपीरियल पावर थी, मतलब इंपीरियल पावर जिन्होंने अपन पे राज करा। जैसे ब्रिटेन था, वो इंपीरियल पावर ही थी, और अपन थी उनकी कॉलोनीज। और इनकी मेजर प्रायोरिटी क्या होती है? एजुकेशन और हेल्थ केयर पे। मैंने वही तो बोला था कि कंट्री के कितनी अमीर है वो फर्क नहीं पड़ता, वो एजुकेशन और हेल्थ केयर पे कितना खर्च कर रही है ना, उससे मालूम पड़ता है कि कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट हाई होगा या लो होगा। और यहाँ पे जो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट किस पे करा जाता है? सोशल सेक्टर। जो एजुकेशन और हेल्थ केयर है ना, सोशल सेक्टर ही है, सोशल वेलफेयर कर रहा है। और डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी ना के बराबर होती है, मतलब वहाँ पे लगभग, मतलब सोशल डाइवर्सिटी मतलब जैसे अपने यहाँ पे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्धिस्ट है, बाकी भी अलग अलग हैं लोग, मोटे मोटे ये हैं। और वहाँ पे लगभग क्रिश्चियंस रहते हैं, तो सोशल डाइवर्सिटी इतनी नहीं है। तो कैसे याद करोगे कि हाई में कितनी कंट्री? 51 कंट्रीज है। और वो कंट्रीज कहाँ पे लोकेट है? सारी की सारी यूरोप में, मोस्टली लोकेटेड यूरोप में। और रिप्रेजेंट क्या करती हो? वेस्टर्न वर्ल्ड को और इंडस्ट्रियलाइजेशन को। सारी की सारी इंपीरियल पावर थी जिन्होंने अपन पे राज करा था, वो कंट्रीज इंपीरियल पावर थी। और उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? एजुकेशन और हेल्थ केयर पे खर्च करो। और इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर किस में करती है? सोशल सेक्टर, मतलब एजुकेशन और हेल्थ केयर को ही सोशल सेक्टर बोलना है। और डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी बहुत कम है, क्योंकि लगभग सब क्रिश्चियन ही है, ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। मीडियम में कितनी कंट्रीज आती है? 41 कंट्रीज आती है। और जितनी भी कंट्रीज थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब मोस्ट ज़्यादातर जितनी भी कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आई थी, इमर्ज हुई थी। और चलो कितनी, मतलब ऐसे इसे कैसे याद करना? 41 कंट्रीज है। अभी कंट्री मतलब है कहाँ पर, ये कहाँ से आई? सारी की लगभग सारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आई। और सम कंट्रीज एंड मैनी अदर इमर्ज आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ erstwhile सोवियत यूनियन इन 1990। ठीक है जी। सोशल डाइवर्सिटी इसमें थोड़ी सी हाई है कंपेरेटिवली, जिनका हाई है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इनकी थोड़ी सी हाई है, ठीक है। और मैनी कंट्रीज क्या ये मैनी कंट्रीज रैपिडली इंप्रूविंग देयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कैसे इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है? गवर्नमेंट पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज ला रही है, और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उन्हें कम कर रही है। और मैनी फेस और ये आखिरी पॉइंट अपना कि ये जितनी भी कंट्रीज है ना, उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या सोशल अपराइजिंग फेस करी है अपनी, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। 41 कंट्रीज है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आई थी। कुछ कॉलोनीज है, कॉलोनीज मतलब जैसे वो, मतलब जो अपनी वेरी हाई, मतलब जो हाई वाले थे ना, हाई में कितनी कंट्री थी अपनी? 55 कंट्रीज थी। तो अभी जो हाई वाले थे ये थे इंपीरियल पावर, ये थे शासक, ये राज करेंगे। और मीडियम वाले थे प्रजा, मतलब जिन पे, मतलब हाई वाले तो हो गए शासक, और जिन पे राज करेंगे ना वो है मीडियम वाले। मतलब देखो सम आर कॉलोनीज, जैसे ब्रिटिश हो गए अपने इंपीरियल पावर वाले, और इंडिया उसकी कॉलोनी हो गई, तो सम आर कॉलोनीज। इसमें से कुछ कॉलोनीज थी और कई मर्ज हुई थी सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। ये उज्बेकिस्तान हो गया, और बाकी जितनी भी थी ना, ये चेकोस्लोवाकिया, ये सारी कंट्रीज, ठीक है जी। अब इसके बाद आएगा अपना लो की 41 कंट्रीज है। लगभग ये सारी की सारी कंट्रीज वो हैं जो स्मॉल है। और एक कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल, आए दिन सरकार पलटती रहती है,
है ना, मतलब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, करप्शन बहुत ज़्यादा है, सोशल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सोशल इंस्टेबिलिटी इन सेंस ऑफ सिविल वॉर्स होते रहते हैं, फेमाइन आता रहता है, वॉर होते रहते हैं, डिसीजेज आती रहती है सिविल वॉर, मतलब ये फेमाइंस के चक्कर में। और अब तुम ये सोचो कि इसका कम क्यों है। जैसे मैंने बोला था ना कि कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तभी हाई होगा जब वो एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ और एक्सेस टू रिसोर्स पे ज़्यादा खर्च करेंगे। अब लेकिन ये खर्च ही नहीं कर रहे, ये ज़्यादा खर्च कर रहा है डिफेंस पे। अब इससे अपन को मालूम क्या पड़ता है कि जितनी भी कंट्रीज है ऐसी लोकेशन पे मतलब लोकेटेड है कि जहाँ पे इन्हें डिफेंस पे खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि इनके आजू बाजू ऐसी कंट्रीज है जो इन पर कभी भी हमला कर सकती है। तो ये डिफेंस को अपना ज़्यादा मजबूत कर रही है रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन देयर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़। अभी बुक से भी पढ़ा दूँ ज़रा तुम्हें। ये थोड़ा तुम याद कर लेना कि फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, फिर स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। और ये इसे देखो मैंने याद करने की ट्रिक बनाई थी। निखिल ऑस्ट्रेलिया से ग्रीन डस्टबिन लाया, निखिल से नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, से स्विट्जरलैंड, ग्रीन से जर्मनी, डस्टबिन से डेनमार्क। तो देखो 5 कंट्री तो तुम्हारी ऐसी की ऐसी हो गई। अब बाकी की जो इस साइड की कंट्रीज है अपनी है, सिंगापुर, नीदरलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, कनाडा, इसे याद कैसे करना है। देखो 5 तो तुम्हारी याद होगी, तुमने ऐसे लिख लिया था ना, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसके बाद तुम इधर ही छठा आएगा ना, मतलब 10 है, तो ये छठे की जगह तुम लिखना एस, और आखिरी 5वें की जगह लिखना तुम सी। एस सी हो गया शेड्यूल्ड कास्ट, तो एस से हो गया सिंगापुर, सी से हो गया कनाडा। अब अपनी कितनी बची 3। अब 3 में थोड़ी राइम है ना, नीदरलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, ऐसा याद कर लेना। ठीक है जी। अब मैंने तुम्हें ये बता ही दिया कि हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट 55 कंट्रीज़ का है, ये एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करती है, और ये जो है ये सब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। अब कि देखो एक ये भी रीज़न दिया जाता है कि किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम है, तो वहाँ के लोग रीज़न क्या क्या दे सकते हैं। कि देखो मान लो कि लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा कंट्री ये वाला रिलीजन फॉलो करती है, ये हमारे कंट्री में इस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए हमारा ह्यूमन डेवलप HDI इंडेक्स कम है। ठीक है, देखो ये रहा कि often people tend to blame low level of HDI on the culture of the people. For example, X country has lower HDI because its people follow Y religion or belong to Z community. Such statements are misleading। कि मान लो कि जैसे कोई कंट्री का कि HDI रैंक कम है, तो वहाँ के लीडर्स बोलेंगे कि यार अपने कंट्री में इस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा नहीं है, ये अपनी कंट्री के लोग इस रिलीजन को फॉलो करते हैं। वे बेतुकी की बातें हैं। HDI इंडेक्स तभी हाई होगा जब सोशल सेक्टर पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। सोशल सेक्टर कौन सा? एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, और एक्सेस टू रिसोर्सेज हो गया। तब इट इज नेक्स्ट क्या है, to understand why a particular region keep reporting low or high level of human development, it is अब देखो it is important to look at the pattern of government expenditure on social sector। तुम्हें अगर समझना है कि मान लो कि अमेरिका का, या बता रहा हूँ जनरल में, कि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमेशा हाई क्यों रहता है, और जैसे अपन कोई साउथ अफ्रीकन कंट्री ले लेते हैं, जिम्बाब्वे ले लो, कि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम क्यों रहता है। वो 2 चीज़ों पे डिसाइड करता है। एक तो वहाँ पे, एक सेकंड कहाँ गया, कि वहाँ पे एजुकेशन पे कितना खर्चा हो रहा है, वहाँ पे हेल्थ पे कितना खर्चा हो रहा है, सोशल सेक्टर ही हो गया, मतलब उस सोशल सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट जितना होगा उतना हाई होगा। सिंपल सा ये है। ठीक है, द पॉलिटिकल एनवायरमेंट of the country and the amount of freedom people have is also important. Countries with high level of human development invest more in social sector and are generally free from political turmoil and instability। समझे कि जितना सोशल सेक्टर पे खर्च करोगे उतना ह्यूमन डेवलपमेंट जाही होगा, जितना कम खर्च करोगे उतना कम होगा। तो तुम सोचो ना कि ये सोचो यार हमेशा हाई क्यों रहता, साला ये हमेशा टॉप क्यों करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में, और ये कंट्री लो क्यों करती है। तुम उसका वो देख लो कि गवर्नमेंट एजुकेशन पे और ये एजुकेशन पे और अपने हेल्थ पे कितना खर्चा कर रही है। अगर ज़्यादा खर्चा कर रही है तो ज़्यादा है उसका HDI रैंक, और कम कर रही है तो कम रैंक है। ठीक है जी। और वहाँ की पॉलिटिकल तुम देखना कि जिस भी कंट्री का हाई होता है ना ये HDI इंडेक्स, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल टर्मोइल इतने नहीं होते। ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्लेसेस विद द लो ह्यूमन डेवलपमेंट टेंड टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस रेदर देन सोशल सेक्टर। अभी क्या बताता है
This showed that these countries tend to be located in the area of political instability and have not been able to initiate accelerate economic development. अब कि तुम डिफेंस पे खर्चा करोगे क्यों? कि तुम्हें डर होगा कि आजू बाजू वाला हमला कोई कर ना दे, कि तुम एक ऐसी इनस्टेबल जगह पर हो कि जहाँ पे कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए तुम ज़्यादा खर्चा कर रहे हो डिफेंस पे रेदर देन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब अपन पढ़ लेते हैं इसका एमसीक्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट? इंक्रीज साइज, गलत। साइज में इंक्रीज तो हुआ लेकिन क्वालिटी में भी इंप्रूव होना चाहिए। कांस्टेंट इन साइज बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट तभी होगा तब उसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। अ सिंपल चेंज इन क्वालिटी, सिंपल नहीं पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, ठीक है। तो इसका क्या क्या बचा? पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। तो अगर एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि तुम सबसे पहले है ना जो गलत ऑप्शन है ना वो छांट लो, मतलब वो काट लो। तो दिखती बात है 3 ऑप्शन कट गए तो जो एक आखिरी बचा वही होगा। और तुम जब से तुमने ये टेक्निक इस्तेमाल करने लग गई ना कि पहले तुम ऑप्शन काटना, तो भाई साहब तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि देखो इंक्रीज इन साइज क्यों नहीं है। इसका तुम्हें रीज़न मालूम पड़ेगा कि भाई डेवलपमेंट अगर है तो उसमें इंक्रीज ही नहीं चलेगा। इंक्रीज तो होना चाहिए लेकिन वो पॉजिटिव में इंक्रीज होना चाहिए और क्वालिटी में इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? LNC सैंपल, पूरी बुक में नाम नहीं है। महबूब अल हक, रेचल या प्रोफेसर अमृता सेन? किसने इंट्रोड्यूस करा है? डॉक्टर महबूब अल हक ने करा है। अमृता सेन ने तो अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच करी थी और LNC सैंपल और रेचल ने एक डेफिनेशन दी थी तो फर्स्ट चैप्टर में है, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। तो भाई देखो चैप्टर हो चुका है अपना फिनिश। अगर चैप्टर तुम्हें पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना यार, अच्छा लगता है यार। और थोड़े व्यूज़ कम आ रहे हैं तो यार प्लीज़ शेयर वेयर करो वीडियो अगर तुम्हें पसंद आ रही है तो। और जब तक के लिए सेफ रहो, घर पे रहो और पढ़ाई करते रहो। जब तक के लिए बाय।